नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में हम पढ़ रहे थे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रकाश का परावर्तन। हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करता हूं मैं, देखिए आप ध्यानपूर्वक। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन मैं आपको डायरेक्ट चित्र पर ले चलता हूं। यहां पर आप देखिए दोस्तों, जैसे मैं बोलूं हवा है, चारों तरफ क्या है भाई? हवा है। और ये हवा भी एक तरह का माध्यम है दोस्तों। ये जैसे मैं बोलूं, ये भी एक तरह का क्या है? एक माध्यम है दोस्तों। ठीक है, माध्यम है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक है ना कुछ टाइल जैसा रखा हुआ है। जैसे टाइल होती है ना दोस्तों, टाइल जैसे क्या होती है दोस्तों? एक टाइल जैसी होती है दोस्तों। यहां पर आप देखिए, जैसे देखिए यहां पर एक, जैसे मैं बोलूं, एक चिकनी सी टाइल रखी हुई है। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी सी टाइल है, या कोई है ना बहुत चिकना सा कोई पत्थर रखा हुआ है, या कोई ग्लास रखा हुआ है, कांच रखा हुआ है दोस्तों। अब आप देखेंगे, सुनो, देखिए, देखो, ये एक माध्यम है। ठीक है, ये माध्यम नंबर फर्स्ट है माना कि, ठीक है, पहला माध्यम है। आई बात आपको समझ? अब बताओ, ये टाइल इस माध्यम से अलग है या नहीं? ये क्या टाइल क्या हवा है? जैसे ये मैं बोलूं, ये तो हवा थी, चारों तरफ हवा है, माध्यम है। अब ये पत्थर है चिकना सा, ये चिकनी सी टाइल है, या ग्लास है दोस्तों, कांच है ये। क्या यह जो ग्लास है या जो ये कांच है दोस्तों, क्या ये इसके समान है? क्या हवा के समान? नहीं, ये ठोस है, सॉलिड है। ये माध्यम नंबर 2 है भाई। क्या है ये? माध्यम नंबर 2 है भाई। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर जो प्रकाश की किरण, यहां पर आप देखिए एक प्रकाश की किरण आई, माध्यम नंबर 1 से कहां आई? एक प्रकाश की किरण आई और इस टाइल पर टकराई, या इस ग्लास पर, इस कांच पर, इस चिकने से कांच पर टकराई। और दोस्तों, क्या टकरा कर क्या आर पार चलेगी? क्या ऐसे गई? क्या नहीं, ऐसे नहीं गई, बल्कि कहां चली गई? वापस ऊपर चली गई। ठीक है, यानी कि वापस हवा से आई थी और इस ठोस टाइल या ठोस इस कांच से टकराकर वापस वही चली गई जहां से आई थी। दिशा दूसरी है, लेकिन गई अभी भी माध्यम वापस 1 में। तो माध्यम 1 से एक प्रकाश की किरण आई, वो किसी ठोस सतह से टकराई और टकराने के बाद वापस माध्यम 1 में ही लौट गई। इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। तो जो किरण आकर टकराती है सतह से, उसे तो आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद में जो किरण वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, उसे परावर्तित किरण कहते हैं दोस्तों। और दोनों किरणों के मध्य में, आपतित और परावर्तित किरणों के बीच में एक सीधी लाइन खींच जाती है दोस्तों, सीधी लाइन खींच दी जाती है, जिसे अभिलंब कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जिसे अपन कहते हैं अभिलंब दोस्तों। क्या कहते हैं? जिसे अभिलंब के नाम से अपन जानते हैं। आई बात आपको समझ में? अब यहां पर आप देखिए, एक सेकेंड, इसे अपन क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं दोस्तों। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसे आपतन कोण कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है दोस्तों, जिसे कोण स्मॉल आर से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसे परावर्तन कोण कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आपतन कोण का मान करीब करीब परावर्तन कोण के बराबर ही होता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रकाश के परावर्तन के बारे में, कि किसी सतह पर आपतित प्रकाश, इंसिडेंट लाइट, को उस सतह द्वारा पुनः लौटाने की क्रिया परावर्तन कहलाती है। भाई कोई सतह है, किसी सतह पर, जैसे मैंने बोला टाइल की सतह थी, चिकनी सतह, कांच की सतह थी, ठीक है, तो किसी सतह पर जब प्रकाश गिरा, आपतित हुआ,
ठीक है, और आपतित होकर गिरने के बाद में वापस टकरा कर उसी माध्यम में चला गया जहां से आया था, तो इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं दोस्तों। दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश किरण जब दो माध्यमों के अंतर पृष्ठ पर आपतित होती है, यहां पर आप देखिए दो माध्यम है, पहला माध्यम थोड़ा हल्का है, गैस से बना हुआ, दूसरा माध्यम थोड़ा सॉलिड है, ये कांच या किसी चिकनी पत्थर की टाइल से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, दोनों माध्यमों के बीच का जो पृष्ठ है, दोनों माध्यम, क्या हवा का कोई पृष्ठ होता है क्या, नहीं होता, लेकिन टाइल का जो पृष्ठ है ना दोस्तों, ये जो ऊपरी पृष्ठ है, यही दोनों माध्यमों के बीच का क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। और जब इस अंतर पृष्ठ से प्रकाश की किरण टकराती है या उस पर आपतित होती है दोस्तों, तो वापस ये प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम में ही लौट जाती है दोस्तों। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, परावर्तन को समझने के लिए प्रकाश को किरणों का एक पुंज मानते हैं भाई। जब भी आप पढ़ोगे ना प्रकाश के परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, तो उसके बारे में आप जब भी पढ़ोगे तो प्रकाश को आप कण के रूप में नहीं मानोगे, फोटोन या क्वांटा के रूप में नहीं मानोगे, बल्कि किसके रूप में मानोगे दोस्तों, प्रकाश को आप मानोगे किरण के रूप में। किसके रूप में मानोगे भाई, किरण के रूप में मानोगे। यह एक किरण है जो कि गिर रही है माध्यम 2 के पृष्ठ पर या दोनों माध्यमों के अंतर पृष्ठ पर। इस किरण को ही क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं दोस्तों। एक किरण जो परावर्तक सतह पर आपतित होती है उसे आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं, और सतह पर आपतित किरण के मिलने वाले बिंदु पर एक अभिलंब लेते हैं भाई। जहां पर भी यह आप किरण गिर रही है ना इस माध्यम 2 की सतह पर, वहां पर एक सीधी लाइन ले लेते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अपन अभिलंब कहते हैं। तथा टकराकर वापस लौटने पर इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं दोस्तों। जबकि दोस्तों परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। भाई एक प्रकाश की किरण माध्यम पर एक से आई, किसी सतह से टकराई और टकरा कर वापिस उसी माध्यम में लौट गई, वापिस माध्यम 1 में ही लौट गई। माध्यम एक ही चल रहा है, ये सब जगह ऊपर नीचे। आई बात आपको समझ में, ठीक है दोस्तों। तो आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, परावर्तन के नियमों के बारे में देख लेते हैं जरा। परावर्तन के नियम, ठीक है। तो भैया कोण आई होता है और जो कोण आर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है दोस्तों। तो कोण आई इजिकल टू होता है कोण आर के, या एंगल आई इजिकल टू एंगल आर दोस्तों। आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु, वह आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरणें, ये तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं। ये तीनों कहां होते हैं दोस्तों, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां पर आप देखिए दोस्तों, देखो यह एक तल है, ठीक है, यह एक तल है दोस्तों, इसकी ऊपर वाली सतह एक तल है दोस्तों। अब बताओ ये किरण आके गिरी, ये आपतित किरण इस पॉइंट पर गिरी आकर दोस्तों, इस तल पर आकर गिरी दोस्तों। यहां पर मैंने एक अभिलंब बना दिया, मतलब ये अभिलंब भी इसी तल पर है। और दोस्तों जो यहां से परावर्तित किरण निकली, ये परावर्तित किरण भी इसी तल पर है भाई। तो भाई आपतित किरण और आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर किरण आकर टकराती है। इस आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों की तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहां पर क्या बताया गया भाई कि परावर्तित प्रकाश को चाहे तो पुनः परावर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है समझो। अगर मैं यहां पर एक सतह और लगा दूं, एक चिकना पृष्ठ और लगा दूं दोस्तों, तो आप देखेंगे ये प्रकाश वापस क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ परावर्तित हो जाएगी, ये अभिलंब नंबर 2 हो जाएगा।
तो भाई प्रकाश को आप चाहें तो कितनी भी बार भी क्या कर सकते हैं, उसमें परावर्तन कर सकते हैं। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है, चाहे कैसा ही पृष्ठ हो भाई। इस दीवार से भी प्रकाश, अब ये दीवार पे कोई टाइल थोड़ी लग रही है, कोई कांच थोड़ी लग रहा है, लेकिन दीवार के द्वारा भी प्रकाश परावर्तित होता है। अरे भाई आप तो ये बोल रहे हो मेरे शरीर द्वारा भी प्रकाश परावर्तित हो रहा है, और मेरे शरीर पर जब प्रकाश गिर रहा है तो टकराकर वो प्रकाश आप तक आ रहा है, तभी आप मुझे देख पा रहे हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु पर प्रकाश पड़कर परावर्तित होता है और इसी से हमें वस्तुएं दिखाई देती है दोस्तों। सघन से विरल माध्यम में परावर्तन होने पर प्रकाश की कला अपरिवर्तित रहती है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब भी सघन माध्यम से प्रकाश परावर्तित होकर विरल माध्यम में आता है, जब भी किसी कठोर चीज से टकराकर प्रकाश हल्की चीज में आता है, सघन माध्यम से परावर्तित होकर प्रकाश जब भी विरल माध्यम में परावर्तन होता है दोस्तों, तो देखो ये तो बोल रहा है जब भी सघन से विरल माध्यम में परावर्तन होता है तो प्रकाश की जो कला होती है वो अपरिवर्तित रहती है दोस्तों। आ रही बात आपको समझ में? जबकि सघन माध्यम से परावर्तित होने पर दोस्तों, सघन से विरल माध्यम में परावर्तन होने पर प्रकाश की कला अपरिवर्तित रहती है, जबकि सघन माध्यम से परावर्तित होने पर कला में π/2 का अंतर हो जाता है। आई बात आपको समझ में? यहां पर क्या बोल रहा है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, लेकिन सघन माध्यम से परावर्तित होने पर, लेकिन भाई विरल से सघन होने पर यहां पर एक लाइन आएगी, यहां मैं लिख देता हूं एक सेकेंड, जबकि विरल से सघन माध्यम में परावर्तित होने पर दोस्तों क्या हो जाता है, कला में π/2 का क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अगली लाइन देखिए आप, आपतित किरण किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं भाई। यहां पर देखो ध्यानपूर्वक, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण किसे कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात आने वाली प्रकाश की किरण को दोस्तों परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। दोस्तों आपतन कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, आपतन कोण कहते हैं। जबकि परावर्तन कोण मैंने बताया ना कि अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में बने कोण को ही क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यहां पर कंफ्यूज मत हो ना, वापिस बता रहा हूं, जब भी सघन से विरल माध्यम में परिवर्तन होता है तो प्रकाश की कला में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन दोस्तों जब विरल से सघन माध्यम में परावर्तन हो जाता है, किरण परावर्तित होती है, तो कला में π/2 का क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। अब भैया प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश का परावर्तन विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे विसरित परावर्तन होता है भाई, नियमित परावर्तन होता है भाई। विसरित परावर्तन, नियमित परावर्तन को इस चित्र में समझो जरा। जब कोई समतल दर्पण है या ऐसी चमकीली सतह है जो बिल्कुल चिकनी है, स्मूथ है, समतल है, ठीक है, अब इस पर क्या होता है, समतल दर्पण पर या बिल्कुल चिकनी चमकीली सतह पर जब कोई प्रकाश की किरण आकर टकराती है तो वह एक निश्चित डायरेक्शन में या निश्चित दिशा में ही वापस लौट जाती है, दिशा निश्चित रहेगी। आई बात आपको समझ में? यहां पर अगर कोण 45 का बन रहा है तो यहां पर भी कोण कितने का बनेगा, 45 का, ठीक है। और जो ऐसा समतल दर्पण होगा उसको केवल एक विशेष तल से देखने पर ही, केवल एक विशेष ऊंचाई नीचाई से या तल से देखने पर ही यह तल आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप देखते होंगे ना, कभी कभी आप जैसे किसी कमरे में गए, पोंछा लगा हुआ है, बिल्कुल चमचमाता हुआ फर्श है, बिल्कुल मस्त टाइल वाला, अब आप देखेंगे, आप जैसे ही घुसे आपको ऐसा लगेगा टाइल चमक रही है, बहुत ज्यादा लाइट आ रही है उसमें से, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप आगे हुए तो देखेंगे वो टाइल में से जो चमकना था वो बंद हो गया, क्योंकि टाइल के द्वारा जो परावर्तन हो रहा है वो नियमित परावर्तन है। ऐसा परावर्तन जिसके अंदर किरणें जब किसी बहुत ही ज्यादा समतल दर्पण से टकराती है तो एक निश्चित दिशा में ही वो लौट जाती है, निश्चित दिशा रहेगी। तो ऐसा परावर्तन
दोस्तों अब मेरी बात सुनो, जैसे समझो भी बहुत इजी है। ये भाई ये प्रकाश की किरण आई, इस समतल दर्पण से टकराई और इस फिक्स दिशा में चलेगी। समझ में आ गई बात आपको? अब सुनो, अब एक बंदा यहां देख रहा है अपनी आंखों से, यहां देख रहा है नीचे की तरफ देख रहा है, देख वो इधर की तरफ ही रहा है, उसको दर्पण के ऊपर कोई ऐसी लाइट वगैरह नहीं दिखाई देगी, उस टाइल पे कोई ऐसा चमचमाता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन भाई अब यही अगर अपनी आंखों को बिल्कुल यहां ले आएगा तो इसको क्या दिखाई देगा? इसको दिखाई देगा कि फर्श पर से लाइट आ रही है। तो ऐसे परावर्तन को क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। जबकि दोस्तों खुरदरे पृष्ठ होते हैं, हमारे कमरे में जो दीवारें होती है वो कांच जैसी थोड़ी होती है, वो तो खुरदरी होती है। और खुरदरी पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो वह सभी दिशाओं के अंदर परावर्तित हो जाती है। ये यहां गिरी भाई और ये लो इधर आ गई। प्रकाश की किरण गिर रही है तो सभी दिशाओं के अंदर जा रही है। आई बात आपको समझ में? कहां जा रही है? सभी दिशाओं में जा रही है। कोई निश्चित ही नहीं है भाई। क्या नहीं है? कोई निश्चित ही नहीं है। प्रकाश की किरण गिरी, यहां चली गई। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश की किरण गई, यहां आ गई दोस्तों। यहां पर आप देखिए, ये प्रकाश की किरण गई, सीधी आगे की तरफ गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देखिए, यहां पर प्रकाश की किरण टकराने के बाद, खुरदरे पृष्ठ से टकराने के बाद सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कमरे के अंदर जब लाइट आती है तो पूरा कमरा जगमगा जाता है। किसके कारण दोस्तों? नियमित विस्तृत परावर्तन के कारण दोस्तों। आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे पूरा उजाला हो जाता है दोस्तों, लाइट सूरज की रोशनी आने पर। क्यों? विस्तृत परावर्तन के दोस्तों। देखिए ध्यान करोगा, विस्तृत परावर्तन खुरदरे पृष्ठों द्वारा प्रकाश को समान रूप से चारों ओर बिखेरने की प्रक्रिया को या प्रभाव को ही विस्तृत परावर्तन कहते हैं। विस्तृत परावर्तन के कारण ही छायादार पेड़ के नीचे तथा कमरे के अंदर भी प्रकाश प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से नियमित परावर्तन के अंदर क्या होता है दोस्तों? किसी भी चिकने पृष्ठ द्वारा आपतित किरण पुंज के एक विशिष्ट दिशा में पुनः उसी माध्यम में लौटने को नियमित परावर्तन कहते हैं। अरे आप तो अपने दिमाग में इसे याद कर लेना कि खुरदरे पृष्ठों द्वारा होने वाले परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। और यहां पर परावर्तन के बाद में प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती है तो पूरे कमरे में उजाला हो जाता है, छायादार पेड़ के नीचे उजाला हो जाता है। यह किसका उदाहरण है? विस्तृत परावर्तन का। जबकि नियमित परावर्तन के अंदर क्या होता है? किसी बहुत ही ज्यादा चिकने पृष्ठ से जब प्रकाश की किरण टकराती है तो एक निश्चित दिशा में ही वो परावर्तित होती है और निश्चित दिशा से ही आपको वो ग्लास, वो टाइल या वो पत्थर चमचमाता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, जगमगाता हुआ दिखाई देगा। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं दोस्तों। जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल की गैसों के अणुओं से प्रकीर्णित होता है तो नीले रंग की तरंगें ही सर्वाधिक विस्तृत होती है। ठीक है दोस्तों, अतः हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यहां पर दोस्तों विकृत है, यहां पर क्या आएगा? विकृत आएगा। दरअसल जो वायुमंडल के अंदर आप देख सकते हैं, पृथ्वी है भाई, पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी क्या है? गैसें हैं। क्या है? बहुत सारी गैसें हैं। जब सूरज से प्रकाश आता है ना दोस्तों, सूरज से क्या आता है? प्रकाश आता है, तो वायुमंडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नीले रंग का प्रकाश ही विकिरित होता है और पृथ्वी पर खड़े हुए व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इस बंदे को, ये जो सुंदर सा बंदा है ना, इसको आकाश का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाई आकाश के अंदर धूल मिट्टी के कण हैं और ये धूल मिट्टी के कण सूर्य के केवल नीले वाले विकिरणों को ही बिखेर देते हैं, विकिरित कर देते हैं। अतः हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जबकि दोस्तों अगर एक बंदा यहां हो, एक बंदा यहां हो और अब अगर वो पृथ्वी की तरफ देखे या कहीं पे भी देखे तो उसे आकाश का रंग नीला दिखाई नहीं देगा, बल्कि कैसा दिखाई देगा भाई? काला दिखाई देगा। क्योंकि वहां पर वायुमंडल थोड़ी है जो सूरज के प्रकाश को विकिरित कर देगा, नीले प्रकाश को ही। वायुमंडल के बाहर से यदि हम आकाश को देखें तो आकाश काला दिखाई देता है भाई। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये चित्र मैंने आपको समझा ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। दर्पण के बारे में देख लीजिए दोस्तों। दर्पण क्या होता है?
सामान्यतः दर्पण को अपन कांच भी कहते हैं, कांच कहते हैं। क्या होता है भाई, आपको ये तो पता ही, परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, अगर पारदर्शी से टकराएगी तो आर पार चल जाएगी। ये तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो अपवर्तन हो जाएगा लाइट का। जिसे मैं बोलूं प्रकाश की किरण पानी पर टकराई तो पानी से टकराकर परावर्तन नहीं होगा, बल्कि पानी में घुस जाएगी, इसे बोलेंगे अपवर्तन। जबकि दोस्तों कांच है, कांच होता है घर में, वो अपारदर्शी है, उसके आर पार अपन नहीं देख सकते, लेकिन वो चमकीला है, वो चिकना है दोस्तों। ठीक है, तो कांच एक तरह का, दर्पण का मतलब क्या होता है, कांच ही तो होता है दोस्तों। ठीक है, जब किसी कांच या पारदर्शी पदार्थ के पीछे वाले भाग पर परावर्तक आवरण, जैसे कि चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसका लेप कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसे ही दर्पण या परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में लिया जाता है। अब भाई इधर देखो, जैसे मेरे पास एक पारदर्शी कुछ है ना कांच है, और मैंने इस कांच के पीछे क्या करा, चांदी का लेप कर दिया, चांदी का या एल्यूमिनियम का क्या कर दिया, लेप कर दिया दोस्तों। तो अब ये किसमें परिवर्तित हो गया, ये कहलाएगा दर्पण। ठीक है, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी और टकराकर वापस माध्यम एक में ही लौटकर आ जाएगी। भाई आई बात आपको समझ में। ठीक है, अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भाई, समतल दर्पण भी होता है जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। जो हमारे घर में जो दर्पण होते हैं ना, जिसके सामने हम यूं करते हैं, यूं हीरो बनते हैं, बिल्कुल वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण या प्लेन मिरर है दोस्तों। इसी प्रकार से भाई गोलीय दर्पण भी होता है। गोलीय दर्पण का उपयोग हम हमारे घरों में नहीं करते हैं, ठीक है, बाल बाने में उसमें नहीं करते। गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ियों के अंदर किया जाता है दोस्तों, डॉक्टर करते हैं दांत वगैरह को देखने के लिए। ठीक है, अभी आगे सब बता दूंगा मैं आपको। गोलीय दर्पण भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण होता है, एक तो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों अवतल दर्पण भी होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं भाई। तो देखो भाई, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तन करने वाली सतह अंदर की ओर दबी हुई होती है। परावर्तन करने वाली सतह जब कहां दबी हुई है, अंदर की ओर दबी हुई है दोस्तों। परावर्तन करने वाली सतह जब अंदर की ओर घुसी हुई है, दबी हुई है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको। और जब ऐसा दर्पण जिसके अंदर परावर्तन करने वाली सतह बाहर की ओर उठी हुई रहती है, कहां उठी रहती है, बाहर की ओर उठी हुई रहती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन करने वाली पृष्ठ है, ये बाहर की तरफ निकल रही है, फूल रही है भैया, तो क्या कहते हैं इसे, अवतल दर्पण कहते हैं। कोई मोटा व्यक्ति है, उसकी तूंद निकल रही है, किसके समान है, उत्तल दर्पण। और कोई बेचारा पिचकरा बिल्कुल ही पेट, तो वो अवतल दर्पण के समान है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए आप आगे, आप ध्यान करो, यदि किसी दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, कोई दर्पण है, देखो जैसे ये दर्पण है भाई। अब बताओ, इससे प्रकाश टकराया और इसी माध्यम में लौटकर आ गया जिस माध्यम से आया था, समतल है ना ये सतह परावर्तन करने वाली। जब दर्पण की सतह जिसके द्वारा परावर्तन हो रहा है, जब वो समतल होती है दोस्तों, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं अपन, समतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। सामान्यतः दैनिक उपयोग में लाया जाने वाला शीशा समतल दर्पण का ही उदाहरण है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, सामान्य जीवन में या दैनिक उपयोग में लिया जाने वाला शीशा उदाहरण है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल लेंस, समतल लेंस। तो भाई समतल दर्पण का उदाहरण है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कैसे बनेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब, जरा ये भी आप देख लीजिए। ये तो समतल दर्पण, याद रखना, समतल दर्पण। देखो, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है भाई। कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु और दर्पण के मध्य होती है। भाई देखो, समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप सुनो ध्यान,
जैसे मेरी बात देखिए, आप यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि एक दर्पण है, ठीक है, उसके सामने अपन खड़े होके बाल बाल बा रहे हैं। वो जो दर्पण है ना, उसमें मैं दिख रहा हूं, जैसे दर्पण में वो दिख रहा है कि भैया बाल बाल बाने हैं अभी, ठीक है, थोड़ी कॉलर वगैरह से कर लेता हूं। उस दर्पण में मैं दिख रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि सामने टीचर खड़ा है जो बायोलॉजी पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, और वो बाल सेट कर रहा है, अपने आप को देख रहा हूं मैं उसमें। तो जो उसमें मुझे दिख रहा है ना, वो प्रतिबिंब है दोस्तों। और वो जो प्रतिबिंब होता है ना, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। तो भाई ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है दोस्तों। तो जो प्रतिबिंब है वो केवल दर्पण के अंदर है, उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते, किसी पर्दे पर नहीं ले सकते, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कह रहे हैं दोस्तों। और ये दर्पण की सतह पर नहीं बन रहा है, दर्पण के अंदर की तरफ बन रहा है, उसके पीछे की तरफ बन रहा है दोस्तों। ये दर्पण, ये प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही अंदर बनेगा, उतना ही पीछे दिखेगा जितना आप दर्पण से दूर खड़े हैं। जितना आप दर्पण से दूर होते जाओगे, उतना ही प्रतिबिंब भी दर्पण में पीछे हटता जाएगा। आई बात आपको समझ में? जैसे मैं बोलूं, जैसे मेरे पास है एक स्लेट है, स्लेट पर मैंने लिख दिया राम, और अब मैं दर्पण के सामने खड़ा हो जाऊंगा लेके, तो आप देखेंगे दर्पण में दिख रहा है। अब दर्पण से आप दूर हटो, उस स्लेट को दूर कर दो, थोड़ी देर बाद वो राम आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना बिंब उस दर्पण से दूरी लिए हुए है। यहां पर आप देखिए, इसमें प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु और दर्पण, जितनी दूरी वस्तु और दर्पण के मध्य में होती है। अगर दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी ज्यादा है, मैं कांच से बहुत ज्यादा दूर खड़ा हूं, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के बहुत अंदर की तरफ बनेगा, बिल्कुल पीछे की तरफ बनेगा। ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है भाई, हमेशा याद रखना। मैं अगर सीधा खड़ा हूं ना दर्पण के सामने, तो मैं सीधा ही दिखूंगा, और वस्तु के आकार के समान ही होता है। जो समतल दर्पण का आवर्धन गुणांक होता है दोस्तों, वो होता है m बराबर +1। ये वाली बात आपको रखनी है याद। समतल दर्पण के समांतर रखी किसी आकृति का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भाई? परिवर्तन नहीं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं। देखो भाई ध्यान पूर्वक, अब आप सुनो। जैसे ये एल क्लासेज है ना, ये मेरे यहां है, मेरे उल्टे हाथ की तरफ है भाई। आई बात आपको समझ में? किधर की तरफ है? मेरे उल्टे हाथ की तरफ। जहां मेरी घड़ी बंधी हुई है ना, उधर की तरफ लिखा हुआ है ये एल क्लासेज। लेकिन जब मैं दर्पण में देखूंगा ना, तो मुझे ऐसा आभास होगा कि ये जो एल क्लासेज है, ये मेरे अब उल्टे हाथ की तरफ नहीं है, बल्कि सीधे हाथ की तरफ दिखे। दर्पण में जब हम देखते हैं तो हमारा दायां भाग उसमें बाएं भाग की तरह दिखाई देगा, और जो हमारा बायां भाग है वो दर्पण में दाएं भाग की तरह दिखाई देगा, जिसे ही क्या बोलते हैं भाई? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि किसी के ना यहां पर चोट लग रही है, चोट लग रही है यहां पर, अब वो सेल्फी ले रहा है। जैसे ही सेल्फी में वो देखेगा तो देखिए यार चोट तो मेरे इधर लग रही है और फोटो में मेरे इधर आ गई पलट के। क्योंकि जो ये दोस्तों, ये जो बायां गाल है ना, बायां गाल, ये सेल्फी में या दर्पण में दायां गाल की तरह दिखेगा, और जो हमारा दायां गाल है वो दर्पण में बाएं गाल की तरह दिखेगा दोस्तों। इसे ही क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं भाई। अब आप देखिए ध्यान पूर्वक, दर्पण के लंबवत रखी हुई वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, साथ ही पार्श्व परिवर्तन भी होता है। यानी कि देखो एग्जाम में पार्श्व परिवर्तन भी हो सकता है, पार्श्व परावर्तन भी आ सकता है। कंफ्यूज मत होना कि भाई दर्पण के सामने कोई लंबवत वस्तु है, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं भाई, दर्पण के सामने क्या खड़ा हूं? सीधा खड़ा हूं। मेरा दायां भाग उसमें बायां दिखाई देगा, और मेरा बायां भाग उस दर्पण में मुझे क्या दिखाई देगा? दायां दिखाई देगा भाई। दर्पण द्वारा व्यक्ति के स्वयं का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई उस व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर मैं चाहता हूं
कि भाई मेरे जूतों से लेकर मेरे बालों तक, मेरे हेयर तक सब मुझे उस दर्पण में दिख जाए, तो कम से कम दर्पण की लंबाई मेरी लंबाई की आधी तो होनी ही चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट अगर 6 फुट है, तो कम से कम मुझे अपना पूरा का पूरा जूतों से लेकर सर तक का प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम 3 फुट लंबा दर्पण मुझे आवश्यक रहेगा दोस्तों। एक समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता भाई। अब मैं दर्पण के सामने खड़ा हो जाऊंगा ना, तो केवल एक ही आदमी दिखाई देगा उसमें, वो में, ठीक है। वस्तु का केवल दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण जो होता है दोस्तों या समतल दर्पण होता है, उसमें वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता है दोस्तों। किंतु दो दर्पण यदि एक दूसरे के साथ में किसी कोण पर झुके हुए हों, तो उनके बीच में रखी हुई वस्तुओं के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निम्न प्रकार होगी। यहां पर देखो भाई, एक दर्पण है और इस दर्पण के सामने मोमबत्ती जल रही है भाई। इस मोमबत्ती का इस दर्पण में केवल एक ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। समझ में आ गई आपको बात? समझ में आ गई भाई। लेकिन अगर मैं क्या करूं, दो दर्पण ले लूं, ठीक है, और इन दो दर्पणों को मैंने इस प्रकार से रख दिया कि बीच में कोण बन रहा है, कुछ क्या बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है भाई। और बीच में मैंने अब यहां पर एक मोमबत्ती जला दी, तो आप देखेंगे इन दोनों ही दर्पणों में मुझे ये मोमबत्ती के प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। आई बात आपको समझ में? ठीक है दोस्तों, ये दर्पण है, ये भी दर्पण है, और ये भी क्या है, दर्पण है भाई। आई बात आपको समझ में? अब दो दर्पणों को जब कोण बनाते हुए रखा जाता है ऐसे, जैसे अगर मैं दो दर्पण को बिल्कुल सीधा रख दूं तो मतलब 180 डिग्री का कोण है। अगर एक दर्पण को मैं ऐसे रख दूं सीधा और दूसरे दर्पण को ऐसे रख दूं, ठीक है दोस्तों, अब उसके बीच में पेन रख दिया, जैसे मैंने ऐसे पेन रख दिया दो दर्पण के बीच में ऐसे, तो समझो दोनों दर्पण के बीच में 90 डिग्री का कोण है। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोनों दर्पणों में, उसके लिए एक सूत्र होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा का मतलब क्या है कि दर्पणों के बीच में कितने डिग्री का कोण आपने लिया है, 20 डिग्री का लिया है, 90 डिग्री का लिया है, 100 डिग्री का लिया है। थीटा बराबर दर्पणों के मध्य में बनने वाला कोण। आई बात आपको समझ में? यदि दर्पणों के बीच में जो आपने कोण लिया है उसका भाग अगर हम 360 में दे रहे हैं, और भाग 360 में देने पर भागफल पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ, मतलब 2, 4, 15, 20, 50 प्राप्त ना होकर पॉइंटों में प्राप्त हो रहा है या बटे में प्राप्त होता है, तो भाई अपन क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या वही 360 में वही आप थीटा का भाग दे देना कि भैया कितना डिग्री है, उसका भाग देने के बाद जो भी संख्या आएगी उसके सबसे करीबी कम संख्या को अपन को लेना है दोस्तों। यदि दोनों दर्पणों के मध्य में कोण 0 डिग्री हो, अर्थात दोनों दर्पण समांतर स्थिति में एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं, तो मध्य में बनेंगे अनंत प्रतिबिंब। जैसे कि इधर आप देखो, यह एक दर्पण है और जस्ट इसके सामने ही मैंने दूसरा दर्पण रख दिया। आज बात आपको समझ में? और इसके बीच में एक मैंने रख दी मोमबत्ती जल रही है, तो अब इन दोनों दर्पणों के बीच में कोण कितना हो गया, 0 डिग्री का कोण है। क्योंकि ये दर्पण ऐसे रखे हुए होते तो कोण होता, ऐसे होते तो भी कोण होता, ऐसे होते तो भी कोण होता, सीधे होते तो भी कोण होता, लेकिन ऐसे रखे हैं तो मतलब कोई भी कोण नहीं बन रहा है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण है दोस्तों। और इसीलिए यहां पर मोमबत्ती के इन दोनों दर्पणों में अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे दोस्तों। ठीक है, आई बात आपको समझ में? तो आई होप यहां तक तो बात आ गई आपको समझ में। अब अपन देख लेते हैं परावर्तकों के प्रकार। अलग अलग प्रकार के परावर्तक होते हैं भाई। तो ऐसी सतह जो उन पर आपतित प्रकाश का अधिकतम मान परावर्तित कर दे, अच्छे परावर्तक कहलाते हैं। ठीक है, इनमें नियमित परावर्तन होता है भाई, जैसे चिकनी व अच्छी पॉलिश वाली चमकीली सतह, दर्पण आदि। ठीक है भाई, ये क्या बोल रहा है कि ऐसे पृष्ठ या ऐसी सतह जो कि प्रकाश का बहुत अच्छे से परावर्तन कर देते हैं, ठीक है, या अधिकतम भाग का जब प्रकाश का परावर्तन करने वाले
जो पृष्ठ होते हैं वो अच्छे परावर्तक पृष्ठ कहलाते हैं दोस्तों, और इनमें हमेशा नियमित परावर्तन होता है दोस्तों। और ये कैसे होते हैं, जैसे कि चिकनी व अच्छी पॉलिश वाली चमकीली सतह ही अधिकतम व अच्छे परावर्तक होते हैं दोस्तों। तो देखो, ऐसी सतह जो उन पर गिरने वाले प्रकाश का अधिकतम मान का परावर्तन कर देते हैं, अच्छे परावर्तक कहलाते हैं। इन्हें नियमित परावर्तन होता है दोस्तों इनके अंदर, जैसे कि चिकनी व अच्छी पॉलिश वाली चमकीली सतह, दर्पण आदि के अंदर दोस्तों, ठीक है। जबकि ऐसी सतह दोस्तों जो आपतित प्रकाश में से कुछ भाग ही परावर्तित कर सकते हैं, मंद परावर्तक कहलाते हैं दोस्तों। शेष भाग या तो सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या परावर्तन के पश्चात किरणें समांतर होने के बजाय यहां वहां बिखर जाती है। इससे अनियमित परावर्तन होता है दोस्तों, जैसे कि खुरदरी सतह के द्वारा होने वाला परावर्तन, ठीक है। खुरदरी सतह वाला कांच या कपड़ा, देखो भाई यहां पर अगर पृष्ठ बहुत ज्यादा चिकना है, पॉलिश करा हुआ है, तो बहुत अच्छा परावर्तन होगा, अधिकतम परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा। लेकिन अगर पृष्ठ खुरदरा ऐसा है, तो यहां पर जो परावर्तन होगा वो कोई फिक्स नहीं होगा। आई बात आपको समझ में? अनियमित परावर्तन होगा और कम परावर्तन होगा भाई। तो यहां तक तो आ गई बात आपको समझ में। अब अपन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के बारे में। समतल दर्पण तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छे से जरूर देखना दोस्तों, 1 या 2 बार। सभी अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।